लड़की न जाने चीख चीख कर कांता से क्या कह रही थी। जवाब में कांता भी चीख रही थी, और जब दो लड़कियां लड़ रही हों तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। वो नौजवान अलबत्ता खामोशी से खड़ा कांता को तक रहा था। इसके हरीसाना अंदाज पर मुझे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने तलख लहजे में कहा, ए मिस्टर, अब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, गलती भी किया और सर भी चढ़ रहे हो। इसने अचानक ब्रेक लगाया था, इसलिए हमारी गाड़ी टकरा गई। लड़की चीख कर बोली, क्यों, आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? मैंने तंजिया लहजे में कहा, अगर ये डिस्टेंस रखकर चल रहा होता तो गाड़ी कभी ना टकराती। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी थी ड्राइवर? गाड़ी के सामने बिल्ली का छोटा सा बच्चा आ गया था सर, तैमूर ने जवाब दिया। अगर ड्राइवर ब्रेक न लगाता तो बिल्ली का बच्चा कुचल जाता। बिल्ली के इस बच्चे के लिए तुमने मेरी गाड़ी तबाह कर दी। वो चीख कर विजय से बोली, मैं तुम लोगों को थाने ले जाए बगैर नहीं छोड़ूंगी। मैंने देखा वहाँ अच्छा खासा मजमा लग चुका था। अगर कांता वहाँ मौजूद ना होती तो शायद लोग अब तक हमारी पिटाई शुरू कर चुके होते। अचानक एहसान बावकार अंदाज में मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ा और टपट कर मुझसे बोला, ए मिस्टर, क्या मामला है? आप ही फैसला करें ऑफिसर। मैंने झट से इसे ऑफिसर बना दिया कि गलती किसकी है। मेरे ड्राइवर ने इमरजेंसी में ब्रेक लगाए, इन मैडम के ड्राइवर ने हमें पीछे से टक्कर मार दी। अब ये उल्टा हम पर नाराज़ हो रही हैं। इस दौरान में विजय और तैमूर भी गाड़ी से उतर चुके थे। आपका ड्राइवर कहाँ है? एहसान ने खालिस पुलिस वालों के से अंदाज में कहा। मैंने विजय की तरफ इशारा कर दिया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। एहसान ने अखड़ लहजे में कहा। फिर लड़की से मुखातिब हुआ, आप भी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। विजय ने बैक पॉकेट से ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और एहसान की तरफ बढ़ा दिया। इसने लाइसेंस लेकर लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। लड़की कुछ हिचकिचाई, फिर बोली, वो क्या है कि ये मेरे कज़न है। इसने ड्राइवर की तरफ इशारा किया, और ये अपना लाइसेंस घर भूल आए हैं। फिर वो आहिस्ता से बोली, मैं पुलिस कमिश्नर साहब की बहन हूँ। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। विजय और तैमूर भी हैरत से लड़की का चेहरा तक रहे थे। आप हुमायूं मिर्ज़ा साहब की बहन हैं? एहसान ने पूछा। जी हाँ। लड़की का एतमाद दोबारा बहाल हो चुका था, मगर थाने तो आपको चलना ही होगा। एहसान ने सर्द लहजे में कहा। व्हाट? लड़की भुन्ना गई, तुम मुझे थाने ले जाओगे, यानी पुलिस कमिश्नर की बहन को? क्यों? मैंने तंजिया लहजे में कहा। पुलिस कमिश्नर पर कोई कानून लागू नहीं होता। आप इनकी गाड़ी में बैठ जाएं। एहसान ने कहा। आपके कज़न के साथ बैठ जाता हूँ मैं। तुम क्या वाकई मुझे थाने ले जा रहे हो ऑफिसर? लड़की हुर्रा कर बोली। जी हाँ, मैं आपको थाने ले जा रहा हूँ। एहसान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। फिर वो मजमे से मुखातिब हुआ, आप में से जो गवाही देना चाहता है वो अपना नाम पता लिखवा दे। ये सुनते ही मजमा आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा। ज़रा सी देर में मजमा साफ हो गया। तुम्हारा नाम क्या है इंस्पेक्टर? लड़की ने गुस्से से पूछा। अब तो नौकरी से बेजार हो गए हो लगता है, जो मुझे थाने ले जा रहे हो। शटअप। एहसान हलक के बल धाड़ा। मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रही हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हुमायूं मिर्ज़ा की कोई बहन नहीं है। मैंने कब कहा है कि मैं इनकी सगी बहन हूँ? लड़की मुस्कुरा कर बोली। अच्छा, टाइम वेस्ट मत करो। एहसान सर्द लहजे में बोला। गाड़ी में बैठो, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? लड़की ने भुएं उचका कर कहा। एहसान ने गैर महसूस तरीके से मुझे इशारा किया। मैंने अपने लहजे को खौफनाक बनाकर कहा, तुम इनकार कर ही नहीं सकती। ये सुनकर मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। इसके एक झटक लड़की को दिखाई, फिर इसी लहजे में बोला, चलो बैठो गाड़ी में। एहसान इस दौरान में ड्राइवर के नज़दीक पहुंच चुका था। फिर इसने न जाने क्या कहा कि ड्राइवर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। इसके साथ एहसान भी बैठ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि एहसान ये सब कुछ क्यों कर रहा है। इसने दखल अंदाजी की ही थी तो हमसे कुछ पैसे दिलाकर इन्हें रुख्सत करता। वो तो सचमुच का ऑफिसर बन बैठा था और इन लोगों को थाने ले जा रहा था। मैंने इशारे से एक मर्तबा कहा भी कि इन्हें रहने दो, मगर वो नहीं माना। अपने कज़न को गाड़ी में बैठते देखकर लड़की भी एतमाद में आ गई और खोखले लहजे में बोली, ठीक है, फिर ले चलो थाने, मगर अपनी इस हरकत पर तुम लोगों को पछताना पड़ेगा। ये कहकर इसने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पिछली नशीस पर बैठकर धड़ाम से बंद कर दिया। दूसरी तरफ से कांता भी झपट कर गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि इस पायदान पर लोड राइफल पड़ी थी। कांता ने झट से राइफल उठा ली। मैंने देखा राइफल पर नजर पड़ते ही लड़की की आंखें हैरत से फैल गईं। इसने कुछ कहना चाहा, मगर कांता ने इसे झिड़क दिया। खामोश बैठो, वरना मैं जरा भी रियायत नहीं दूंगी। लड़की एकदम सहम कर रह गई। पुलिस वाले इतनी शानदार जाती गाड़ी रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, ना वो यूं चोरी छुपे असला लेकर फिरते हैं। विजय और तैमूर गाड़ी में बैठ गए तो एहसान ने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया और लड़की वाली गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और लड़की को धकेल कर खुद भी बैठ गया। कांता ने मुझे घूर कर देखा, मगर मुंह से कुछ न बोली। मैंने सुकून का सांस लिया, वरना मुमकिन था कांता लड़की के सामने ही शुरू हो जाती। बैठते ही विजय ने झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। सबसे आगे वो मर्सिडीज थी जिसमें एहसान के साथी थे। इसके पीछे लड़की की गाड़ी थी, फिर हमारी गाड़ी,
तीनों गाड़ियां बरकर रफ्तारी से दौड़ रही थी। मैंने लड़की की तरफ देखा, वो अब हवास बाख्ता दिखाई दे रही थी और बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। आपका शुभ नाम पूछ सकता हूँ देवी जी? मैंने तंजिया लहजे में लड़की को मुखातिब किया। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लड़की ने इस तरह भी कैफियत में होंठ चबाते हुए पूछा। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, मेरा लहजा दुरुस्त हो गया। मेरा नाम कामनी है, लड़की ने जवाब दिया। और तुम हुमायूं मिर्ज़ा की बहन हो? मैंने फिर तंजिया कहा। क्या हुमायूं मिर्ज़ा हाल ही में मुसलमान हुआ है या तुमने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया है? मैंने बताया तो था कि मैं इनकी सगी बहन नहीं हूँ, राखी बांध कर इन्हें भाई बनाया है। जब इन्हें मालूम होगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किया है तो इस मुल्क की ज़मीन तुम पर तंग हो जाएगी। कामनी ने कहा, मगर इसका लहजा खोखला था। तुम झूठ पर झूठ बोल रही हो। मैंने कहा, मगर तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि हुमायूं मिर्ज़ा से हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। इसी दौरान में तीनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हुई आलाबाद के नवाही इलाके में पहुंच चुकी थीं। कामनी की नज़रें मुसलसल बाहर की तरफ जमी हुई थी। वो वहशत ज़दा होकर बोली, ये तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे थाने ले चलो, हम तुम्हें अपने ज़ाती थाने में ले जाएंगे। मैंने हंस कर कहा। अचानक आगे जाने वाली गाड़ी की रफ्तार सुस्त हो गई। एहसान खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। फिर तीनों गाड़ियाँ रुक गईं। एहसान ने इशारे से तैमूर को बुला के कुछ कहा। तैमूर फ़ौरन ही वापस आ गया और गाड़ी में बैठते हुए पश्तो में मुझसे मुखातिब हुआ, लड़की की आंखों पर पट्टी बांधो। तीनों गाड़ियाँ एक मरतबा फिर रवाना हो गईं। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मुझे कोई ऐसा कपड़ा दिखाई न दिया जिससे कामनी की आंखों पर पट्टी बांधी जाए। फिर मुझे कांता के स्कार्फ का ख्याल आया। मैंने इसे कहा, ज़रा अपना स्कार्फ देना कांता। इसने कुछ ना समझने वाले अंदाज में मुझे देखा। अरे बाबा, बाद में खोल लेना, पहले मुझे स्कार्फ दे दो, ज़रा आँख मचोली खेलने को दिल चाह रहा है। पहले तो वो यही समझी कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर मुझे संजीदा देखकर इसने स्कार्फ उतार के मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने बगैर कुछ कहे स्कार्फ फुर्ती से कामनी की आंखों पर बांध दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? कामनी तड़प कर बोली। खामोशी से बैठे रहो, मैंने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम लोग आखिर हो कौन? कामनी बिपर कर बोली। कांता ने जन्नाटे का एक थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया और दांत पीस कर बोली, तुमने सुना नहीं कि तुमसे क्या कहा गया है? कामनी ने सख्ती से होंठ बींच लिए। तीनों गाड़ियां लंबा चक्कर काट के दोबारा शहर की तरफ मुड़ गईं। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद एहसान की मर्सिडीज़ एक वसी और अरीज कोठी के गेट पर रुक गई। फ़ौरन ही कोठी का भारी भरकम गेट खुल गया। फिर इसी तरतीब से गाड़ियां आगे पीछे अंदर दाखिल हो गईं। कोठी का पोर्च भी खासा बड़ा लगता था, मगर वहाँ पहले से 2 गाड़ियाँ मौजूद थीं। पोर्च की तरफ जाने के बजाय मर्सिडीज़ के ड्राइवर ने गाड़ी को बाएं हाथ की रविश पर मोड़ दिया। वहाँ इतनी जगह थी कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 8 पार्क हो सकती थीं। एहसान ने घसीट कर अपने शिकार को नीचे उतारा। इसकी आंखों पर पट्टी थी और हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। फिर हम भी बड़े से एक हॉल कमरे में दाखिल हो गए। एहसान जीने की तरफ बढ़ गया। वहाँ कई मुसल्ले आदमी मौजूद थे। इन सब ने एहसान को हाथ उठाकर सलाम किया। एहसान के साथी नीचे ही रह गए। हम लोग कामनी और इसका कज़न ही को ऊपर ले जा रहे थे। सेकंड फ्लोर के कमरे में पहुंचकर एहसान ने हम लोगों को बैठने का इशारा किया। वो शायद किसी का बेडरूम था। डबल बेड के अलावा वहाँ एक सोफ़ा सेट और 3-4 इजी चेयर्स भी मौजूद थी। बेड के एन सामने बब्बर शेर की खूबसूरत पेंटिंग लगी थी। वो तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि शेर जिंदा लग रहा था। एहसान ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और झटके से लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई खोल दी। फिर तिरश्त लहजे में बोला, हाँ बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? लड़के ने थूक निकल कर कुछ कहना चाहा तो एहसान ने इसे टोक दिया, बस झूठ मत बोलना वरना खामखा जान से जाओगे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किसके लिए काम करते हो, बस तुमसे कन्फर्म करना चाहता हूँ। इसकी बातों में मत आना। कामनी जल्दी से बोली, तुम्हारे साथ ब्लफ कर रहा है। कांता ने आगे बढ़कर कामनी के चेहरे पर उल्टा हाथ रसीद किया। इसके बाल पकड़ के इसे अपनी तरफ घसीट लिया। जलील कमीनी, तुझसे मैंने कहा था ना कि अपनी जुबान बंद रखना। कांता बिफर कर बोली और इसकी आंखों पर बंधा हुआ स्कार्फ बेदर्दी से नोच लिया। हाँ मिस्टर प्रकाश, एहसान ने कहा, मेरी बात का जवाब दो। मैं जिसके लिए भी काम करता हूँ वो अब तक मेरी तलाश में निकल चुका होगा, प्रकाश ने कहा, और तुम्हें पानी में भी नहीं छोड़ेगा। लगता है तुम मार खाए बगैर कुछ नहीं बताओगे, एहसान ने कहा। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी में कितने माइन के हीरे हैं और वो तुम कहाँ ले जा रहे थे। तुम क्या जानो, प्रकाश बेख्तियार बोल उठा। मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सिर्फ तुमसे कन्फर्म करना चाहता हूँ, एहसान तंजिया अंदाज में बोला। अगर तुमने हीरों को हाथ भी लगाया तो बाबा जोशी तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म करा देगा। प्रकाश ने एहसान को मरूब करना चाहा। बाबा जोशी के साथ साथ माइकल भी तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि हीरे इसी को पहचाने थे। बाबा जोशी और माइकल, एहसान ने हकारत से कहा। तुम मुझे इन उचक्कों से डरा रहे हो, इनसे डरता तो तुम पर हाथ ही ना डालता। फिर वो कामनी की तरफ मुड़ा और ये खूबसूरत कुतिया हमें धमकियाँ दे रही है। कामनी भुन्ना के प्रकाश की तरफ घूमी। तुम्हारे हीरे भी थे और तुमने मुझे बताया तक नहीं, वो चीख कर बोली। अगर मुझे मालूम होता तो मैं किसी कीमत पर यहाँ ना आती। क्या कर लेती तुम, प्रकाश तलखी से मुस्कुराया। मैं इन लोगों से उलझने की कोशिश ही न करती, कामनी ने कहा। अब बाबा जोशी को जवाब भी तुम्हें
लेना, सवाल जवाब तो इस वक्त होंगे जब ये सुचक्के तक पहुँचेंगे। एहसान ने तलख लहजे में कहा, इस हरामजादे बाबा ने कई दफ़ा हमें नुकसान पहुँचाया है, आज तमाम नुकसान सूद समेत पूरा हो गया। ये खूबसूरत कुतिया बोनस में है। एहसान ने आमियाना लहजे में कहा। वो अमूमन इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता था, मगर वो लोग शायद इसी ज़ुबान के आदी थे। एहसान कमरे से बाहर निकला और चंद मिनट बाद लौट आया। इसके साथ 2 मुसल्ले आदमी और थे। इन दोनों को ले जाकर बंद कर दूँ, ख्याल रखना इनमें से कोई भागने ना पाए, वरना बॉस हम सब की खाल खींच लेगा। एहसान ने मुसल्ले अफराद को हुक्म दिया, फिर कुछ सोच कर बोला, टेलीफोन सेट यहाँ पहुँचा दो। वो दोनों प्रकाश और कामनी को धकेलते हुए वहाँ से ले गए। अब बताओ कामरान, एहसान तवील सांस लेकर बोला, तुम इतने अरसे कहाँ रहे थे? ये बात खासी तफसील तलब है, कभी फुर्सत से बताऊंगा। तुम ये बताओ कि ये क्या चक्कर शुरू कर दिया तुमने? ये चक्कर तो बस अचानक ही शुरू हो गया। एहसान हंस कर बोला, मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिली थी कि बाबा जोशी का कोई आदमी आज रात में किसी वक्त 2 करोड़ रुपए की मालियत के हीरे लेकर जाएगा, मगर ये मालूम नहीं हो सका था कि वो कौन है और रात में किस वक्त जाएगा। इस वक्त तो मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया था। इसने हंस कर कहा, मेरी हिफाजत? मैंने उलझे हुए अंदाज में इसे देखा। हाँ यार, हुमायूं मिर्ज़ा ने मुझे इतला दी थी कि दाऊद इब्राहिम के आदमी तुम्हारे दुश्मन हो रहे हैं और तुम्हें अगवा करना चाहते हैं। मुझ पर गोया हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। तैमूर भी हैरानी से एहसान की शक्ल देख रहा था। विजय अलबत्ता मुस्कुरा रहा था। ज़्यादा हैरानी भी सेहत के लिए मुज़र है। एहसान ने कहा, हुमायूं मिर्ज़ा ने बताया था कि बाहिर कामरान के लिए ज़बरदस्त ख़तरा है। मैं इसे यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो मान नहीं रहा है। वो ख़ुद को मेरा कैदी समझ रहा है। फिर मेरे ही कहने पर इसने वो ड्रामा किया था। कैसा ड्रामा? मैंने पूछा। इस वक्त मैं खुद को दुनिया का अहमद तरीन आदमी समझ रहा था। वो राइफल वाला आदमी और वो ड्रामा ही था। कांता चीख कर बोली, मार मार के विजय ने इसका हुलिया बिगाड़ दिया था। अगर वो आदमी तैमूर या कामरान के हाथों मारा जाता तो क्या होता? कुछ भी ना होता। एहसान ने कहा, वो आदमी असल में हुमायूं मिर्ज़ा का कैदी था। हुमायूं मिर्ज़ा ने इसे ये लालच दिया था कि अगर तुमने वहाँ मौजूद लोगों पर काबू पा लिया तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बेचारा कांता तवील सांस लेकर बोली, खामखा अदमुआ हो गया। वो दाऊद इब्राहिम का आदमी है और इतना बेचारा नहीं है जितना आप समझ रही हैं। वो दाऊद का बहुत अहम आदमी है। इतना सफाक है कि अब तक दर्जनों बेगुनाह अफराद को कत्ल कर चुका है। बहुत खौफनाक फाइटर और गज़ब का निशानेबाज है। यार तुम तो इसका कसीदा पढ़ने लगे। मैंने हंस कर कहा, मैं सिर्फ इसकी बात का जवाब दे रहा था। एहसान ने बताया, वो अगर मर भी जाता तो कुछ ना होता। हुमायूं मिर्ज़ा ने इसे पहले ही बता दिया था कि इस चक्कर में तुम मर भी सकते हो, और अगर वो हम में से किसी को भी गोली मार देता तो सारा ड्रामा धरा रह जाता। तैमूर ने तंज़िया अंदाज में कहा। इसकी बात पर एहसान मुस्कुरा दिया और बोला, इसकी राइफल में नकली गोलियां थी। हुमायूं मिर्ज़ा इस राइफल देकर इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता था? वो खाली हाथ भी कम ख़तरनाक नहीं है, मगर इतना हुमायूं मिर्ज़ा को यकीन था कि वो कामरान या तैमूर को खाली हाथ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। फिर विजय ने खुद ही मार मार कर इसका बुरकस निकाल दिया, मगर वो ड्रामा नहीं था। विजय हंस कर बोला, बॉस ने मुझसे कहा था कि गोपाल तुम्हारा शिकार है। इन दोनों तक ना पहुँचने पाए। फिर इन मोहतरमा ने खुद ही मुझे मौका दे दिया और मुझे इस पर वार करने का मौका मिल गया, वरना मुमकिन है गोपाल मेरा वही हशर करता जो मैंने इसका किया है। हाँ, बॉस ने मेरी मौत का जो हुक्म सादिर किया था वो ड्रामा था। बॉस को यकीन था कि इस मौके पर कामरान साहब ज़रूर मुदाखलत करेंगे और बॉस इसी बहाने मुझे इनके साथ भेज देगा। फिर वही हुआ जो बॉस ने सोचा था। इस पूरे ड्रामे में बस एक बात गलत हो गई। विजय मुस्कुराया। तैमूर ने खामखा मुझे धन कर रख दिया। वैसे यार तुम्हारा हाथ बहुत सख्त है। विजय अपनी गर्दन सहलाने लगा। इसका मतलब था कि हुमायूं मिर्ज़ा ने यह सब कुछ अपनी हिफाजत के लिए किया था। मैं शायद रुक भी जाता, मगर इसके आदमियों ने खेल बिगाड़ दिया था। यही बात अगर हुमायूं मिर्ज़ा मुझे पहले ही समझा देता तो इस ड्रामे की नौयत ही ना थी। फिर मुझे इस गाड़ी का ख्याल आया जिससे हम पर फायरिंग की गई थी। मैंने एहसान से पूछा, एक गाड़ी ने हम पर फायरिंग भी की थी और इसका ड्राइवर तो मेरे हाथ भी मारा गया था। एहसान एक मरतबा फिर मुस्कुराया। वो भी ड्रामे का एक हिस्सा था। इस गाड़ी में भी हुमायूं मिर्ज़ा ही का आदमी था। उन्होंने फायरिंग भी नकली गोलियों से की थी और मारा कोई भी नहीं गया है। तुम्हें जो राइफ़ल दी गई थी इसमें भी नकली गोलियां थी। फिर वो हंस कर बोला, इस पूरे ड्रामे का एक ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। बाबा जोशी का आदमी हमारे हाथ लग गया। मैं इसे पहचानता था कि ये बाबा का आदमी है। मुझे अचानक ये ख्याल आया था कि कहीं यही हीरे लेकर न जा रहा हो। ये कन्फर्म करने के लिए मैं इसे यहाँ लाया था। वो तो अगर लड़की हमसे ना उलझती तो वो लोग साफ निकल जाते, मगर वो बेखबरी में मार खा गई। मैं मुस्कुरा कर बोला, इसे मालूम ही नहीं था कि प्रकाश के पास हीरे भी हैं। फिर हमारी जगह कोई आम आदमी होता तो लड़की की धमकियों और हुमायूं मिर्ज़ा के नाम से ही मरऊब हो जाता, मगर यहाँ वो मज़ीद फंस गई। इस दौरान में एहसान का एक आदमी कमरे में टेलीफोन सेट रख कर जा चुका था। कमरे में टेलीफोन का पॉइंट मौजूद था। एहसान ने इसे लाइन ली और किसी का नंबर डायल करने लगा। फिर इसने होंठों पर उंगली रखकर हमें खामोश रहने का इशारा किया और भारी आवाज़ में बोला, बाबा जोशी से बात कराओ। मैं इसका एक दोस्त बोल रहा हूँ। ज़्यादा बहस मत करो, जितना कहा जाए इतना ही करो।
वरना नुकसान उठाओगे। फिर वो चंद लम्हे तक रिसीवर कान से लगाए खामोश बैठा रहा। दूसरी तरफ से शायद होल्ड कराया गया था। चंद लम्हे बाद एहसान तलख लहजे में बोला, बाबा जोशी, अपने आदमी का इंतज़ार मत करना, वो आदमी भी मेरे कब्ज़े में है और हीरे भी। हाँ, तुम्हें तो हर बात मालूम होती है, तो फिर पता लगाओ कि मैं कौन हूँ। हाँ, वो भी मेरे कब्ज़े में है, पर काश की तो शायद अब तुम्हें ज़रूरत न हो, मगर कामनी को छोड़ने के 10 लाख लूँगा। ये कहकर एहसान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब हमें भी चलना चाहिए। मैंने कहा, क्यों, यहाँ क्या तकलीफ़ है तुम्हें? एहसान मुँह बनाकर बोला, मैं यहाँ तफरीह करने नहीं आया हूँ। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा तलख हो गया। मैं जिस काम से आया हूँ अभी तक अधूरा है। आज रात ठहर जाओ। एहसान ने खुशामद भरे लहजे में कहा, कल मैं भी तुम्हें साथ ले चलूँगा। तुम क्या समझते हो कि मुझे अपने काम के लिए किसी फ़ौज की ज़रूरत होगी? मेरे लहजे में तंज था। मैंने बहुत कम दूसरों का सहारा लेने की कोशिश की है। मैं खान साहब का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। खुदा न खास्ता इन्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मगर मैं आज़ादी से काम करना चाहता हूँ। मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। जो हरकत हुमायूं मिर्ज़ा ने की थी वही तुम कर रहे हो। मैंने अच्छी खासी तकरीर कर डाली। कामरान प्लीज़, एहसान ने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं देखो एहसान, तुम जानते हो मैं अपना फ़ैसला कभी बदलता नहीं हूँ। अगर मेरी मौत दाऊद इब्राहिम के हाथों ही लिखी है तो इसे तुम टाल सकते हो ना हुमायूं मिर्ज़ा। ओके, एहसान ने गहरा सांस लेकर कहा, जब तुम गैरों की सी बातें कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कब जाओगे? मैं अभी और इसी वक्त जाना चाहूँगा। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि कहाँ जाओगे। एहसान ने कहा, हाँ, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। हाँ, खाना तो हम खाएंगे। कांता जल्दी से बोली, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मैंने कांता को घूर कर देखा, मगर इससे पहले कि मैं कुछ बोलता एहसान ने कहा, मैं अभी खाना लगवाता हूँ। ये कहता हुआ वो तेज़ी से बाहर निकल गया। मैं खामोशी के साथ सोफे पर बैठ गया और आंखें मूंद ली। चंद मिनट बाद एहसान वापस आ गया और बोला, बस 5 मिनट में खाना लग जाएगा। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से छत को तकता रहा। कामरान साहब, अचानक विजय ने मुझे मुखातिब किया तो मैंने जवाब तलब नज़रों से इसे देखा। आप मुझे तो साल ले जाएंगे ना? नहीं विजय, मैंने नरम लहजे में कहा, वहाँ मेरे साथ सिर्फ तैमूर जाएगा। हमारी वापसी तक कांता भी यहीं रहेगी। क्या? कांता तड़क कर बोली, इम्पॉसिबल, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं इसे कोई सख्त जवाब देने वाला था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। एहसान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, फिर दूसरी तरफ की बात सुनते ही एकदम सीरियस और मुअद्दब नजर आने लगा और बोला, जी हाँ मौजूद हैं, ज़रा होल्ड कीजिए। ये कहकर वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, कामरान तुम्हारा फ़ोन है? मेरा फ़ोन? मैंने हैरत से टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा ख्याल था कि ये फ़ोन हुमायूं मिर्ज़ा का होगा। मैंने रिसीवर एहसान के हाथ से ले लिया तो माउथ पीस में बोला, हेलो। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर मैं भी सन्नाटे में रह गया। इस गूंजदार आवाज़ को तो मैं लाखों आवाज़ों में शनाख्त कर सकता था। दूसरी तरफ मुंबई का भी ताज बादशाह था, जिसे लोग खान साहब के नाम से जानते थे। कैसे हो कामरान? खान साहब ने गर्मजोशी का मुजाहिरा किया। आपकी दुआ से बखैरियत हूँ, मैंने जवाब दिया। खुश रहो जवान, उन्होंने पुरखलूस लहजे में कहा। फिर बोले, मैं आज रात किसी वक्त आलाबाद पहुंच रहा हूं, मेरा इंतज़ार करना, कहीं गायब मत हो जाना, फिर तफसील से गपशप रहेगी। अल्लाह हाफिज़। ये कहकर उन्होंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं चंद लम्हों तक रिसीवर को घूरता रहा, फिर इसे क्रेडल पर रख के दोबारा सोफे पर नीम दराज हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि खान साहब को यहाँ मेरी मौजूदगी की इतला कैसे मिली। फिर वो अचानक आलाबाद क्यों आ रहे हैं? मैंने उलझे हुए अंदाज में एहसान की तरफ देखा तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। अचानक सारी बात मेरी समझ में आ गई और एकदम उठ के इसे दबोच लिया। अरे क्या करते हो यार, छोड़ो मुझे। तुमने खाने के बहाने मुझे यहाँ रोका और खान साहब को टेलीफोन कर दिया। मैंने गुर्रा कर कहा, यार मेरी गर्दन तो छोड़ो। एहसान ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। मैंने इसकी गर्दन छोड़ दी और बोला, अब कहो तुमने ऐसा क्यों किया? यार मेरे कहने से तो तुम रुक नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि खान साहब ही से सिफारिश करवा लूँ। वो गर्दन मसलते हुए बोला, तुम 1 नंबर के खबीस हो। मैंने मसनूई खुफगी का मुजाहिरा किया और तुम 2 नंबर के। कांता जलकर बोली, आखिर तुम मुझसे दूर दूर क्यों भागते हो? इसने तनिक कर कहा, अभी वो सफ़ेद बंदरिया होती तो इसे खुशी खुशी साल ले जाते। वो सफ़ेद बंदरिया मेरे लिए बहुत करामत है। मैंने हंस कर कहा, वह हर काम में ताक है। मेरी बात सुनकर कांता ने मुंह फुला लिया। एहसान ने पूछा, हाँ कामरान, वो ग्लोरिया कहाँ है? अरे कहीं मरकब गई होगी। कांता जले कटे अंदाज में बोली। इसकी चिल्लाहट पर तैमूर और एहसान बेसाख्ता हंसने लगे। मुझे भी हंसी आ गई। सिर्फ विजय अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो कांता से बेतकल्लुफ़ नहीं था। तुम इतने अरसे कहाँ रहे, क्या करते रहे? सब कुछ मेरे इल्म में है, खान साहब ने कहा। मुझे ये इत्मीनान था कि तुम जहाँ भी हो खैरियत से हो। मैं कभी भी तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं रहा। वो थोड़ी देर पहले ही पहुँचे थे और हस्बे मामूल गाँव तकिए के सहारे फर्शी नशिस्त पर बैठे थे। कहवे का दौर चल रहा था और वो मुस्कुरा कर सबका हाल अहवाल पूछ रहे थे। तुम्हें जाने की ऐसी जल्दी क्या है? खान साहब ने अचानक पूछा। वो असल में जिस काम से मैं यहाँ आया था वो विनोद पांडे की फ़िक्र मत करो। खान साहब बेनियाजी से बोले, वो मेरे कब्ज़े में है।
मैं हाल में इस तरह में खड़ा हो गया क्या? विनोद पांडे, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? वो मुस्कुराए। खैर, कल जब वो यहाँ पहुँचेगा तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। वो इस वक्त आगरा में है, मगर वो आपके हाथ कैसे लगा? मैं अभी तक हैरान था। वही, इसमें हैरान होने की क्या बात है? खान साहब फिर मुस्कुराए। कल तुम इससे मिल ही लोगे, मुझे आपकी बात का यकीन है। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो आपके हत्थे कहाँ और कैसे चढ़ा। इसकी तफसील तुम्हें आसान बता देगा। खान साहब अपने मखसूस लहजे में बोले। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं अभी थोड़ी देर में चला जाऊँगा। इस वक्त तो मैं ख़ास तौर पर तुम्हारी वजह से यहाँ आया था। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। इनके साथ ही दूसरे लोग भी उठ गए। मैंने झिझकते हुए कहा, अगर आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो तो कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाएं। खान साहब ने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगा दिया। इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसी खुशामद मत कर बेटा। तेरे मुंह से खुशामद कुछ अच्छी भी नहीं लगती। मैं जल्दी दोबारा आऊँगा। अगर तेरे पास वक्त हुआ तो तुझे अपने पास बुला लूँगा। इस वक्त मुझे मत रोक। अल्लाह हाफिज़। ये कहकर उन्होंने वहाँ मौजूद अफराद पर अलविदाई नज़र डाली और तेज़ी से बाहर निकल गए। इनके मखसूस मुहाफिज़ों के अलावा सब वहीं खड़े रह गए। खान साहिब शायद लोगों का जमघटा पसंद नहीं करते थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।